दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों आज हम यहां पे नोएडा महानगर में मौजूद है और यहां पे हम भारतीय जनता पार्टी के जो नोएडा का कार्यालय, जिला कार्यालय वहां पे मौजूद है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर के जिला महामंत्री चंद्रग्राम यादव जी हमारे साथ मौजूद है। तो दोस्तों आज इनके साथ हम बात करेंगे और इनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी स्टार्टिंग किस तरीके से, आने वाले टाइम में की रणनीति क्या है और 2022 में योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नोएडा इकाई है उन लोगों की क्या रणनीति है, इसके बारे में हम पूरी तरीके से इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले साहब का हम स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महादेव इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद जी। मैं चंद्रग्राम यादव भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री दूसरी बार बना हूं और भारतीय जनता पार्टी में सन 1989 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में हूं और मेरा राजनीति करने का तो मेरे किसान परिवार का बेटा हूं। मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की, लेकिन देश में जब राम मंदिर का जो विषय चला उसको लेकर के मेरे मन में भी भावना जगी कि क्यों ना मैं इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनूं और सदस्य बनकर के जो हमारे देश की जो आस्था है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिसमें मैं आज काम कर रहा हूं, मैंने सोचा कि यदि हमारा देश सुरक्षित होगा आगे चल करके तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगा। उसको सोच करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का कार्य किया। जी सर, काफी पुराने टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। जिस वक्त बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे और आज पूरी की पूरी बीजेपी में 300 से ज्यादा सांसद हो चुके हैं, तो आपने बीजेपी के जो बुरे दिन है वो भी देखे और बीजेपी के जो अच्छे दिन है, देश के अच्छे दिन, सारा कुछ देखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, अगला सवाल मेरा ये है कि राजनीति में आपने एंट्री बहुत बेहतरीन तरीके से की। आने वाले टाइम में, अब तक काफी टाइम से आप जुड़े हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और अभी बीजेपी की सरकार है, आपके द्वारा मैं बात करूं तो नोएडा के पर्सनल विकास के लिए आप लोगों के द्वारा, आपके पर्सनल लाइफ के द्वारा कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि नोएडा की मैं बात करूं, नोएडा महानगर में फायदा हुआ है, उनका विकास हुआ है? जहां तक मेरा अपना विषय है, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा सबसे पहले मेरी एक सोच रहती है कि जब मैंने एक सेवा का प्रण किया है कि मैं मेरा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है, यदि मेरे मन में है तो गरीब के हित के लिए सेवा भाव है। मैं इतना जरूर सोचता हूं, यदि मैं एक रोटी खा रहा हूं तो आधे उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसका कोई देखने वाला नहीं है। गरीब के हित में काम करने की सोचता रहता हूं और उनके लिए हमेशा करता हूं। जी, बहुत ही अच्छी सोच है सर, बहुत ही बेहतरीन सोच है। आने वाले टाइम में 2022 में मुख्यमंत्री के चुनाव आने वाली, यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है। आप लोगों की मैं बात करूं तो नोएडा के खास करके दोबारा से विधायक बनाने के लिए आप लोगों की रणनीति क्या है? आप लोग कौन से मुद्दे ऐसे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि जनता दोबारा से आप लोग को वोट दे और दोबारा से यूपी में बीजेपी की सरकार बनाए? देखिए भाई, 2014 में जब हमारी प्रधानमंत्री की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, हमने लोगों के बीच में, देश की जनता के बीच में जाकर के नारा दिया कि एक बार हमें आप सेवा का मौका दो, हम आपको कुछ करके देंगे। और जब 2014 से लेकर के 2019 में फिर चुनाव हुए, तो फिर जब 2019 में हम जनता के बीच में गए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए विभिन्न योजना लेकर के आए, यदि मैं गिनाने लगूं तो काफी समय हो जाएगा, और फिर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के 2019 में जनता के बीच में गए और हमने अपनी जो देश के लिए हमारी मोदी जी सरकार ने जो कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य के, उनको लेकर के हम जनता के बीच में गए और उसी का फल पहले से ज्यादा बहुमत से हमारे द्वारा से सरकार बनी। अब इसे आता है 2022 का। 2022 में आज इतने कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे
माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने और डॉक्टर हमारे विधायक भाई पंकज सिंह जी ने और जिला अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने चाहे कोरोना काल हो इतना सराहनीय कार्य किए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए आए दिन 50,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने का कार्य हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और जो विकास की बातें, तो विकास में हमारे योगी जी का शासन, उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में बैठने के तुरंत बाद अपना इरादा जाहिर कर दिया था कि जो हमारी माताएं बहनों के साथ में जो घर से बाहर निकलने से डरती थी, सीधा उनका आदेश था, बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति जो भी होगा या तो वो प्रदेश से बाहर होगा या उसकी दो ही जगह होंगी, या ऊपर या प्रदेश से बाहर। और उसमें हमारी योगी जी की सरकार बहुत कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो देश के जो हमारे माने पूर्व में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी रहे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट ला करके इस गौतम बुद्ध नगर की जनता को बहुत बड़ी सौगात के रूप में हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा। बहुत सारे ये सराहनीय कार्य किया है। हमारे विधायक जी हैं पंकज सिंह जी, उन्होंने भी गांव गांव में हर नोएडा के पार्क में किसानों के बच्चों के लिए जिम लगवाने का कार्य किया है। निःशुल्क लोग उसमें जिम कर रहे हैं जा करके। और जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधा है समय समय पर उनको करते रहते हैं। और जो विकास की मैं बात करूं, आज विकास नोएडा महानगर ने पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो विकास चारों तरफ विकास की लहर है। और 2022 में निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जी सर, अभी कुछ दिन पहले हम नोएडा के यहाँ पे जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, आपको मालूम होगा सेक्टर 95 में, वहाँ पे हम महादेव इंडिया की टीम गई थी। जो हमारे दर्शक इसके पहले वाली वीडियो देखे हैं तो देख सकते हैं। और उसमें हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे राष्ट्रीय किसान लोकदल के जो महासचिव थे उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने लेकर के जो कृषि बिल आया है सर, उसके ऊपर काफी दिनों से लगभग 1 महीने से वहाँ पे उस जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप नोएडा में रहते हैं और नोएडा में बीजेपी के यहाँ पे विधायक भी है, सांसद भी है, और एज ए महामंत्री होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो विधायक लोग जो भी किसान नेता हैं नोएडा में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां पे जाकर के आप लोग समझाते क्यों नहीं है? और दूसरी बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कृषि बिल आया है सर, सरकार इतनी अच्छी बोल रही है कि सरकार मोदी जी हमेशा बीजेपी सरकार योगी जी की बात करें, पूरी केंद्र और राज्य की सरकार बोल रही है इससे किसानों को फायदा होगा। जब किसानों को फायदा होगा तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये आप जरा बताने की कोशिश करें। देखिए, विरोध तो इसलिए है जी कि जो सीधे साधे किसान के कंधे पे बंदूक धर के चलाना चाहते हैं, उनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनके पास में कुछ बचा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार किसान और गरीब के हित में कभी भी बुरा कर नहीं सकती। और ये बिल जो लाए हैं मोदी जी, ये किसान हित में लेकर के आए हैं। ये मोदी जी की साफ मंशा है और हमारे योगी जी की भी साफ मंशा है कि हम जो किसान हित में बिल लेकर के आए हैं वो अच्छा बिल है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और पहली कैबिनेट मीटिंग में बैठ करके किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया, तो किसान हित में है हमारी सरकार। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त किसान के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया 1 घंटे में सीधा सीधा पहुंचाने का कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ हमारी जो मोदी जी सरकार है ये किसान हित में है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार, सपा के लोग रहे, पूर्व में बसपा के लोग रहे, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके किसानों को गुमराह करना चाहते हैं।
किसान के विरोधी हम नहीं है। किसान हमारा भगवान रूपी है। हम तो किसान को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे मोदी जी किसान को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, देखते हैं। क्योंकि अब मैं पूर्व की सरकारों की बात करूं, जब कांग्रेस सरकार ने पीछे 70 वर्ष राज किया और वो किसान हितैषी बनती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा किसान का भाई सोने का घर बनवा दिया? जरा वो लोग बताएं। लेकिन मोदी जी ने किसान हित में, कांग्रेस ने ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव में, कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसान के हित में ये 3 बिल लेकर के आएंगे कि कहीं भी किसान अपनी फसल को बेच सकता। केजरीवाल ने भी यही कहा। अब आज मोदी जी उस बिल को लेकर के किसान हित में लेकर के चले आए, तो इनको ये लगने लगा कि तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, तुम्हारा अब अस्तित्व बचा नहीं है, तो किसान के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। तो किसान समझ गया सब कुछ, और आज किसान दिल्ली जाकर के, हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, उनके समर्थन में जाकर के, किसान बिल में जाकर के, किसान बिल के समर्थन में जाकर के अपना समर्थन कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छा बिल लेकर के आए हैं, हम किसान मोदी जी के साथ में खड़े हैं। ये कुछ चंद लोग जो खड़े हैं, जो पंजाब के जो लोग हैं, इनको 9% मंडियों में जो इनका कमीशन होता, इनकी वो दुकान बंद हो गई है, जिससे कि ये आज इनके पेट में दर्द पैदा हो रहा है, जिसको लेकर के ये बवाल करने पर लगे हुए हैं। बाकी की कुछ नहीं है। देश समझ चुका है, देश का किसान खुशहाल है, और जो वास्तविक में किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। और पहले से एमएसपी, और हमारी अभी सरकार ने कहा है एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगी। यह हमारे प्रभारी मंत्री जो अभी राधा मोहन जी ने भी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, उन्होंने भी कहा है। और फिर भी इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान कभी भी कोई दिक्कत है तो आए, हम उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ तक भी हम उनको लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं। जब लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तो फिर किस बात का आंदोलन है? अब इनकी जो कांग्रेस की सरकार, बसपा की, अदर जितनी भी पूर्व में जो सरकारें रही है, इनका विरोध करने के सिवाय कुछ नहीं है। चाहे मोदी जी ने 370 खत्म किया हो, उसका विरोध, चाहे 3 तलाक का मामला हो, उसका विरोध, चाहे राम मंदिर हो, उसका विरोध, चाहे किसान हित में हो, उसका विरोध। आखिर है क्या? इनको लगने लगा कि आज तुम्हारा इस प्रदेश भारतवर्ष से आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार है, ये 130 करोड़ देशवासी जो है, प्रधानमंत्री जी उनको साथ के रात और दिन उनकी चिंता करते रहते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसान हित में हमेशा हमेशा के लिए किसान के साथ में खड़े हैं। और किसी भी किसान भाई को, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरी भी जमीन है, लेकिन किसी भी किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल किसान हित में है, और पहले से ज्यादा धान खरीदी गया, पहले से ज्यादा आज के डेट में जो एमएसपी समर्थन मूल्य जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। जी सर, जो बातें आपने बोली ये सारी बातें हमने नोटिस की। एक बात आपने बोला कि ये लोग जो अच्छे किसान हैं वो मोदी जी को जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, और मोदी जी को ये भी बोल रहे हैं कि आपने अच्छा बिल लेके आया है। यही बात जब हमने पिछली बार किया था किसान के नेता से, तो उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी वाले ही इसमें ठगी कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने आदमी को भेज रहे हैं पैसे पे, और वो लोग हमेशा न्यूज़पेपर में आ रहा है कि आप लोग अपने नेता को पैसे देकर किसानों को बोल रहे हैं कि फेक में जाकर के उनका समर्थन करें। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अभी मैं परसों अखबार में देख रहा था, और चैनल, काफी न्यूज चैनलों पर भी मैंने देखा कि जो 200-400 ट्रैक्टरों की संख्या में लोग ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, क्या वे किसान नहीं है? ये विपक्ष के लोग बताएं, क्या वो किसान नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं किसान का बेटा नहीं हूं? क्या मेरा भैंस, मेरा खेती, मेरा गन्ना, मेरा ज्वार, मेरा बाजरा,
या मेरा गोभी क्या मेरा हक ही नहीं है? और मैं किसान का बेटा होने के नाते और मैं किसान हित की बात अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में जो मुझसे कह रहे हैं कि हम ये कृषि बिल जो है प्रधानमंत्री जो लेकर के आए ये किसान हित में है, ये एमएसपी, ये पूरी कानून जो है ये वापस नहीं होना चाहिए, तो फिर लोगों को विरोध क्या है? ये लोग सिद्ध करके बताएं कि ये जो किसान ट्रैक्टर लेकर के आए किसान नहीं है। ये सिद्ध करके बताएं कि चंद्रग्राम यादव किसान का बेटा नहीं है, सिद्ध करके दें। ये प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी क्या? सीधा सीधा कुछ नहीं है, इन पर फंडिंग हो रही है, बाहर देश से इनकी फंडिंग आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किसान का बेटा हूं, मुझ पे आज किसान अपना ठोड़ी बनवाने के लिए 15-15, 20-20, एक महीना अपने बाल नहीं बनवा सकता, लेकिन आज के मसाजें हो रही हैं, बादामों की लस्सी चल रही है, एसी चल रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? किसान को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे के भी लाने के लिए देने पड़ जाते हैं। आज कोरोना काल की महामारी में ये किसी ने सोचा कि इतनी बड़ी आपदा आई है, किसी सपा बसपा किसी गरीब के हित में कार्य किया हुआ? यदि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो देश आज कहां खड़ा हुआ होता? आज देश के लिए 24 घंटा दर्द वो ही जान सकता है, दर्द वो नहीं जान सकता जिसने सोने की चम्मच से दूध पिया हो। जिसने सोने की चम्मच से दूध पिया हो वो किसान का हित नहीं जान सकता। वो किसान की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपने कौन सी खेती की है भाई? आपने सोने की चम्मच से दूध पिया, आप किसान का हित क्या जानेंगे? किसान का हित वो ही जान सकता है जो किसान के परिवार में पैदा हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान का दर्द समझा है, और जब दर्द समझा है तभी तो किसान हित में 18,000 करोड़ रुपए पहले सभी के उसमें पैसे डालने का काम किया है। ये किसान हित में तो है सारा का सारा। और तो और जो मंडी थी, मैं खुद किसान का बेटा हूं, जो हम गेहूं लेकर के जाए करें तो आड़ती ये हाथ डालेगा कि वो तुम्हारा गेहूं सीला हुआ, गेहूं में गांठ आ गया और इस गांठ को रोलेंगे, इतना गेहूं तुम्हारा कटेगा, और 1-1, 2-2, 3-3 महीना हमें मंडी के चक्कर लगवाए करें। आज हमारे तो सीधी बात है, भाई तुम्हें हमारा रेट सही दे रहा, हम तो अपनी फसल को बाहर जाकर के बेचेंगे, हम तो अपनी फसल को नहीं बेचते, हम तो अपना स्टोर करेंगे। मोदी जी बिल्कुल बिल सही लेकर के आए, इसमें कौन सा गलत है भाई? और एमएसपी जब कानून पहले ही बन चुका, 1965 में एमएसपी लागू होगी, तो कानून कहां खत्म होगा भैया बताओ जरा मुझे। जब मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मान लो 302 का कानून पहले ही बन चुका और व्यक्ति को पता है कि मर्डर करने के बाद में 302 लगेगी, और उसमें भी आप ये कहो कि भाई इसमें भी संशोधन करो, 302 का कानून लाओ, 302 का कानून लेकर आओ। ये कौन सी कानून है? जब एमएसपी बिल पहले से एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो फिर इसका विरोध क्यों है? और फिर लिखने के लिए तैयार, ये कुछ नहीं। ये सब किसान भाइयों को, जो हमारा सीधा किसान भाई है, उसको ये गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। सर, भारतीय जनता पार्टी जो कि आज ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जी ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें, पूरे विश्व के आज के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। सर, आज के वक्त में जो जिस तरीके से कृषि बिल की हम बात करें, या हर तरह के देश में अनेक तरह के लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से मोदी जी को विरोध करते हैं। विरोध का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि उसको हम कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी किसान रैली की हम बात करें, खालिस्तान जिंदाबाद के साथ में हमने इंदिरा को मारा, मोदी तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे शब्द का यूज किया जाता है जो कि हम कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। सर, एज ए नेता, आप एक नेता है और नरेंद्र मोदी जी आपके सर्वमान्य नेता हैं क्योंकि आप बीजेपी के हैं। सबसे पहली बात, इस तरीके की भाषा का जब कोई मोदी जी के बारे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है, तो आपको क्या फीलिंग आती है? उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी बिल्कुल। और मैं स्वयं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बेशक हूं जी, लेकिन मैं जिस पद पर बैठा हुआ हूं, मैं महामंत्री नहीं, मैं एक सेवक के रूप में मैं सभी के लिए कार्य करूं, सभी के लिए काम करूं,
चाहे वे कोई भी है, उसके लिए ये महामंत्री वगैरह कुछ नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हैं, सब एक समान है। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री है उसके लिए पूरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और जो जैसे कि आपने कहा कि ये कहते हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जी, एक हमारी माता है, बहने, वो छाती में हाथ मार मार के कह रही मोदी तू मर जाएगा, तो मोदी तू मर जाएगा। क्या किसान कभी ऐसा कर सकता है? इससे आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। ये हमारे देश के लिए कलंक है। ऐसे लोगों पर तो तत्काल कार्रवाई करके इनको तो बिल्कुल सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों को भी गुमराह करके आज बांटने का कार्य कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। तो सर आपने बोला सलाखों के पीछे डाल देनी चाहिए, तो मना कौन कर रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है सर, राज्य में आपकी सरकार है, फिर कब डाला जाएगा इनको अंदर? देखिए, मैंने अभी क्या कहा जी, अब से पहले मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने कहा जी कि जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होगी। और जब समय आएगा तो सबको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सबको जवाब मिलेगा। सर अभी जिला महामंत्री हैं आप बीजेपी के नोएडा के, आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप आने वाले टाइम में किस लेवल तक खुद को ले जाना चाहते हैं, या अपनी जनता के द्वारा आप कुछ आपकी ख्वाहिश जो आप आने वाले टाइम में करना चाहें? देखिए, मैंने कभी भी ख्वाहिश नहीं पाली है और ना ही पालता हूं। मेरा सिर्फ एक ही नारा है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आया, पहले मेरा देश, फिर स्वयं, फिर उसके बाद में मेरा परिवार। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। पार्टी सर्वोपरि है, मेरा देश सर्वोपरि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सकता। सर एक भारतीय होने के नाते, एक इंसानियत के नाते आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपकी सोच को हम बहुत सलाम करते हैं। और शायद आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा सर, अंत में जाते जाते एक आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो युवाओं की है, भारत युवाओं का देश बोला जाता है, और हमारे जो चैनल पे मैक्सिमम जो दर्शक होते हैं अधिकतर वो युवा ही होते हैं। उन दर्शकों को आखिर में जाते जाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे विश्व में भारत एक युवाओं का देश कहलाया जाता है, और वास्तव में ये बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम मोदी जी ने उठाया है। और आज चाहे रेलवे ले लो, चाहे पुलिस की भर्तियां ले लो, अदर उसमें ताबड़तोड़ युवाओं के लिए भर्ती निकाली जा रही है, दिन प्रतिदिन भर्ती निकल रही है। तो युवाओं की हमें सब चिंता है, और युवाओं को बेरोजगारी का जो थोड़ा विषय है उसको हम उस पर चिंता करे हुए हैं। और आपको देखने में मिलेगा बहुत ही जल्दी युवा ये कहता मिलेगा कि हम भारतवर्ष का युवा सारा संपन्न है और सारा अपने रोजगारी पर लगा हुआ है। लेकिन एक विषय मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूर्व में जो सरकारें रही, एक किसान के माध्यम से जिन्होंने किसान के हित की बात करी आज तक, लेकिन वो सरकार पूर्व में किसान विरोधी सरकार रही है। 1976 में नवेड़ा प्राधिकरण की यहाँ स्थापना हुई, और उसके बाद सपा की कांग्रेस, बसपा की कांग्रेस, ये प्रदेश में इन्होंने राज किया। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है नवेड़ा, इसमें जब नवेड़ा में किसानों की जो जमीन गई, और किसानों की जमीन जाने के बाद इन लोगों ने ये भी नहीं देखा किसान के हित में कि किसान का घर कहां बना हुआ है, कहां किसान रह रहा है, कहां किसान का चूल्हा जल रहा है। और इन सपा बसपा इन लोगों ने बैठ करके किसान का गला घोटने का काम किया, और उसका आज नतीजा भुगत रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, गढ़ी चौखंडी गांव में एक भी घर
ऐसा नहीं है जिसमें नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज ना हो। जब ये किसान हित में है तो किसान के घर में नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज क्यों हुआ? कोई भी सपा बसपा का मुझे इस बात का जवाब दे सकता? नहीं दे सकता। और आज कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग आज किसान की बात करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो तीसरे दिन नोएडा प्राधिकरण पे किसानों के कंधे पे बंदूक धर के अथॉरिटी को घेरने का कार्य कर रहे हैं, क्या तब पैदा नहीं हुए थे? तब जब किसान के चूल्हे पे, जब आप लोगों की सरकार थी, जब किसान के चूल्हे पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज हो रहा है। लेकिन किसान आज नोएडा प्राधिकरण का उन सरकारों की बदौलत दोहरी मार झेल रहा। दोस्तों, ये आज हम यहाँ पे नोएडा में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नोएडा कार्यालय में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नोएडा के जिला महामंत्री माननीय श्री चंद्रमान यादव जी। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को पेशकश किया, हर सवाल का जवाब बड़ी बेहतरीन तरीके से दिया। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसके पहले वाली मेरी वीडियो देखा था तो आपने किसानों की बात को सुना था। आज यहाँ पे जो सत्ता पक्ष की सरकार है उनकी बातों को सुना, और दोनों में आपको खुद, आप किसी के पीछे गुमराह मत होना, आप दोनों की बातों को सुनो जो आपको सही लगे, जिनकी विचारधारा से आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में ये बात सच्चाई है, सच्चाई के पीछे जाइए और सच्चाई का आप साथ दीजिए। खैर, इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा कि आप सर के विचारों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही जब हम वीडियो को अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। जल्दी मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, महादेव इंडिया।